सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे। तो लिखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इनका भी डेफिनेशन एग्जैक्टली स्क्यू डिटर्मिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की तरह होता है। ये भी उन्हीं के लिए डिफाइंड है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो। अच्छा, जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जिस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम हो जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो जाती है कि अगर सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी इसी के बराबर होगी, ये वाली क्वांटिटी इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगी, और ये वाली क्वांटिटी इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगी, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो इसके बराबर होगी। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो इस ऑर्डर में जो आएगा वही इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। ये बात अपने समझ में आ गई, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन होती है कि हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स लिए वो, अच्छा इसमें ये जो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है डायगोनल का, ये स्वयं ही होता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना सिमेट्रिक के केस में, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री ऐसे डिफाइन होती है कि उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट उसका नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ -5 आएगा, यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ -7 आएगा, यहाँ पे 8 लिखा तो यहाँ -8 आएगा। अब इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट तो ये स्वयं होता है। अच्छा, स्वयं का नेगेटिव एग्जिस्ट, हमें यहाँ पे स्वयं भी लिखना है और उसका नेगेटिव भी लिखना है। तो 5 लिखा तो -5 नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में केवल 0 ही आ सकता है इसमें। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्री 0 होती हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। सो अगर अपन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 5 7, 0 5 7, -5 0 8, और -7 -8 0। सो ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव हो गया ये, है ना। सो स्क्यू सिमेट्रिक में ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज वही का वही आ जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे डायगोनल एंट्री 0 0 होती है स्क्यू सिमेट्रिक में। सो इनको लिख लेते हैं फटाफट कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called first symmetric if A transpose is equals to A. That implies that Aij is equals to Abi. इसको लिखने का क्या मतलब है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका एक। डायगोनल तो कुछ भी लिख दो, है ना। 1 5 8, यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 आएगा। 8 लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 5 10 लिखा है तो यहाँ 10 आएगा। ये एक एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। डायगोनल के अबाउट पोजीशंस पे सेम होते हैं नंबर्स, यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 आएगा। सब मिरर इमेज की तरह मत याद रख लेना, ऐसा नहीं है 7 ऐसा नहीं लिख देना यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि सिमेट्रिक पोजीशंस पे सेम नंबर आएगा, मिरर इमेज नहीं होगी उसकी। फिर सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। So square matrix A is called skew symmetric matrix if A transpose is equals to negative of A. That is, conjugate elements are negative of each other. Aij is equals to minus of Abi. ठीक है। अच्छा, ये अगर डायगोनल पे अप्लाई करने की कोशिश करें अपन
तो क्या लिखेंगे, ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई। अब ये केवल एक ही दृष्टि में पॉसिबल हो सकता है कि 2 ai 0 हो गया, यानी कि ए आई आई इज इक्वल्स टू 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। सो एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके। एक 2x2 की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए, और इधर जो कॉन्जुगेट है वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। ये -5 तो यहाँ 5। 3x3 लिख देते हैं, 0 0 0, 5 -5, 8 -8, 7 -7, ठीक है। अच्छा, इनके ट्रांसपोज लें अगर अपन, जैसे इसका ट्रांसपोज लिया, सो ट्रांसपोज लेने का मतलब 0 -5 और 5 0। देखो इसके आगे अगर नेगेटिव लगाएंगे तो ये बन के आएगी, नेगेटिव लगाएंगे अगर इसके आगे तो ये 0 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा। -5 5 हो जाएगा और -5 5 हो जाएगा इधर। ये तुम समझ पा रहे हो कि अगर ट्रांसपोज ले लिया तो वो नेगेटिव बन के निकल के आता है, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अपन एक नोट की तरफ। सो एक नोट है अपने पास, नोट नंबर 1। अच्छा, अगर अपने पास ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। सो लिखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट वाले केस में भी हमने प्रूफ किया था, वहाँ तो कैलकुलेट करके देखा था, लेकिन यहाँ पे अपन अलजेब्रा के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर एक ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज लिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ठीक। अब एक ऑपरेटर लगा देते हैं इस पर कि दोनों साइड हम लगा देते हैं डिटर्मिनेंट। सो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, एक रूल देखा था हमने कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही ए का डिटर्मिनेंट आ जाता है। सो ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अच्छा, और माइनस को स्केलर मल्टीप्लाइड है अगर, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड है, ये बाहर निकल के आएगा अगर, तो -1 की पावर जो भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है वो बनेगा। सो -1 टू द पावर n, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय इसका क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। सो अगर n इवन हुआ, इफ n इज इवन, तब तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास? तब इक्वेशन बन जाएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ए के डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी, 0 भी हो सकती है, लेकिन कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एन ऑड हो गया तो, इफ़ एन इज़ ऑड, तब यहाँ क्या कंक्लूजन करेंगे हम कि मॉड ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मॉड ए, दैट मीन्स 2 मॉड ए इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मॉड ए इज इक्वल्स टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ऑड है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर उसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगा कुल मिला के। इवन ऑर्डर का कुछ नहीं कह सकते अपन, कुछ भी हो सकता है, नो कंक्लूजन। जैसे कभी कभी ऐसे अगर हमारे सामने आ गया, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें तुरंत आइडेंटिफाई होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन ऑर्डर इवन है इसका, है ना। तो 0 नहीं लिखेंगे, सोचेंगे बैठ के आराम से, 0 -4, तो 4 आंसर है इसका। तो इवन ऑर्डर का कोई बता नहीं सकते अपन, लेकिन ऑड ऑर्डर है अगर स्क्यू सिमेट्रिक, 0 0 0, -5 5, 7 -7, 15 -15,
तो तुरंत इसका 0 आंसर लिख देंगे, क्योंकि ये ऑड ऑर्डर है, 3/3, ऊपर यहाँ पे 2/2 था। ठीक है, तो ये बात तो माइंड में क्लियर है ही कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो, ये चाहे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो, स्क्वायर होगा तभी ये सब चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर ए सिमेट्रिक है, इफ़ ए इज़ ए सिमेट्रिक नहीं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then first conclusion, A plus A transpose will be symmetric. इसका मैथमेटिकल प्रूफ से पहले अपन इसको फील करके देखते हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा क्या। सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो, जो जैसी मर्जी वैसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी जैसे ही अगर अपन इसको लिखने जाएंगे ना, तो ही फील आ जाएगा कि ये बात एकदम सही लिखी हुई है। तो उसके साथ क्या ऐड करना है, उसके साथ हमें उसका ट्रांसपोज ऐड करना है। इसका मतलब कि हमारे पास अब जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी। सो इट विल बी 1 4 5 7 2 6 एंड 7 2 6 7 2 6 एंड 8 9 3। तो अब जब हम ऐड करने जाएंगे, सो डायगोनल के साथ तो वही डायगोनल एलिमेंट्स ऐड होंगे, उनसे तो अपन को कोई दिक्कत भी नहीं थी, चाहे वो सेम हो चाहे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो जाएगा 2 4 6। लेकिन अब हमने इस ऑपरेशन में किया क्या, इस ऑपरेशन में हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की पोजीशन शिफ्ट कर दी, है ना। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की पोजीशन शिफ्ट करके अब ऐड कर रहे हैं, तो वो सेम नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 7, तो 4 और 7 कितना होता है, 11, तो यहाँ भी 11 आएगा। यहाँ पे 5 और 8 यानी कि 13, तो यहाँ भी 13 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 9 15, तो यहाँ 15, तो ये भी 15 आ जाएगा। सो इसको अपन को फील कर लिया ऐसे कि अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके ट्रांसपोज से उसको ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगी। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज है, उसको हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट B इज इक्वल्स टू A प्लस ए ट्रांसपोज। एक इस मैट्रिक्स को हमने B मैट्रिक्स कह दिया। ठीक है, अगर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज B के बराबर आ गया तब तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। सो नाउ बी ट्रांसपोज इज मतलब कि इस चीज़ का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब जो मैट्रिक्स में अपन ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन में, वो एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जैसे अपना नॉर्मल कॉमन सेंस होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन में। रिवर्सल लॉ यहाँ नहीं लगता है, रिवर्सल लॉ मल्टीप्लिकेशन में लगता है। सो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज प्लस ए लिख लो या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लो, बात तो बराबर ही है। ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, एडिशन में तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट नहीं कर सकते ऐसा ना। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया जो कि बी के बराबर है, हैंस प्रूव्ड कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से अपन को पता चल गया कि बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इम्प्लाइज बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कंक्लूजन। दूसरे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। उसमें पहले कंक्लूजन में देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक। दूसरा कंक्लूजन है ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको भी एक बार लिख के देख लेते हैं, कहीं से फील आ जाएगा। कोई भी रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से क्या घटाना है हमें, इसका ट्रांसपोज घटाना है। सो दिस इज ए एंड वी आर गोइंग टू राइट हेयर ए ट्रांसपोज। सो 1 4 5 7 2 6
893 घटा दिया। तो अब क्लियरली डायगोनल में से डायगोनल एज इट इज़ चली जाएगी, तो 0 0 0 आ जाएगा। 4 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3 माइनस में, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे 5 में से 8 गया तो आ जाएगा -3। यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो +3 आ जाएगा। फिर 6 में से 9 गया तो -3, और यहाँ पे भी 3। तो ये 3 का कोई इंटेंशन नहीं था, तो रैंडमली लिखी थी, लेकिन आ गया 3 3 सब जगह। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर अ मैट्रिक्स B दैट इज A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। सो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि B ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ B। ये प्रूफ करना है अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो। दिस इज वी शैल प्रूफ। सो B ट्रांसपोज लिखा हो यहाँ से अपन ने, B ट्रांसपोज यानी कि ये जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका ओवरऑल ट्रांसपोज। सो A माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी A। इसको अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज, और A माइनस A ट्रांसपोज ही B था, तो दिस इज माइनस B। तो यहाँ से आ गया B ट्रांसपोज इज माइनस B, hence skew symmetric, hence B is skew symmetric। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। तो A माइनस A ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, A प्लस A ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब कि हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो एक तरफ तो हमने ऐसा लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है A प्लस A ट्रांसपोज, और एक लिखा हुआ है A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या है भाई? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें अपन, सो A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कट जाएगा, बचेगा क्या? 2A बचेगा, और हाफ लगा दिया आगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये A बन जाएगा। सो मतलब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, उसके टर्म्स में लिख सकते हैं ना। और ये यूनिक रिलेशन होता है, मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ आएगी और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ आएगी, वो यूनिक रहेंगी, अलग अलग नहीं हो सकती। सो एक तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं आप, कि A कैन बी रिटर्न, A कैन बी रिटर्न as a sum of symmetric and skew symmetric and skew symmetric matrices uniquely का मतलब कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिक आएगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यूनिक आएगी। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में नहीं लिख सकते, एक ही कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली इसको बोल देते हैं, ये एक C मैट्रिक्स है, और ये सिमेट्रिक है, और ये एक D मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि राइट 3 5 8 6, 2/2 ही है, 3/3 कर लेते हैं, चलो, -3 4 1 0 1।
as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix कि इस मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है कि लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है, सो हमें एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, दैट इज़ वी नीड ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड वी नीड ए माइनस ए ट्रांसपोज, इनवर्स नहीं ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगी सिमेट्रिक और ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो बस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकाला, सो 3 5 माइनस 3 8 6 4 1 0 1। ठीक है, अब उठा के अपन ने इससे ऐड कर दिया, तो ये वाली लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 3 6 6 6 12 एक और एक 2 5 और 8 13 -3 और 1 -2 4 और 0 4। अब इस सिमेट्री का तो ये 13 होना चाहिए, ये -2 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए। फिर माइनस करेंगे, माइनस किया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आ जाएंगे 100%। ऊपर वाले 3 देख लेते हैं, नीचे वाले 3 देख लेते हैं। चलो 8 में से 5 गया तो यहाँ 3 आएगा, फिर 1 में से -3 गया तो यहाँ 4 आएगा, और 0 में से 4 गया तो यहाँ -4 आएगा। एंड बिकॉज दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक 3 के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट -3 आएगा, -4 के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट 4 आएगा, एंड 4 के करस्पॉन्डिंग -4 आ जाएगा। अब क्या लिखना है आंसर में अपन को, ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये है, तो इसका हाफ कर दो सारे एलिमेंट्स। तो उठा के अपन अब इसका हाफ करने वाले हैं। सो 6 का आधा 6/2 दैट इज़ 3, 12 का आधा 6, 2 का आधा 1, फिर यहाँ पे 13/2, यहाँ पे -1, और फिर ये क्या 13/2 और यहाँ पे 4/2 तो 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 क्योंकि सिमेट्रिक है, प्लस ये जो स्क्यू सिमेट्रिक लिखी है उसके सारे एलिमेंट्स आधे कर दिए। सो 0 0 0 -3/2 -2 2 -2 2 3/2। सो ये रिप्रेजेंट हो गई हमारी ए मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत ही बार अब रिपीट हो गई है ये बात, अब तुम इसको नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं अपन, कितने पॉइंट्स हो गए, पहला नोट हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे के अंदर 3 नोट्स थे, 3 पॉइंट्स थे। अब आ जाते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट प्रोडक्ट का चक्कर बताता है कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और जिनका ऑर्डर सेम है, सो ए बी प्लस बी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, एंड ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो इफ ए एंड बी आर square matrices of same order and if both are symmetric, then first AB plus BA will be symmetric, and second AB minus BA will be skew symmetric, ठीक है। अब इनका फील लेने के लिए लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, दैट विल बी टू हेक्टिक। तो अपन इसका एल्जेब्रिक प्रूफ देखते हैं।
सो पहले का प्रूफ देख रहे हैं वहाँ पर क्या बात कही गई कि वी नीड टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, यानी कि ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो वही आ जाना चाहिए, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। सो शुरू होगा कि लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड को हम सी बोल देते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। और अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, तो दो चीज़ लिखी हुई हैं सब में, ए बी और बी ए। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो क्या है हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लिखा हो जब, तब रिवर्सल लॉ लग जाता है। कहने का मतलब ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, बी ए का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, सो इट विल बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यहाँ पे रिवर्सल लॉ लग गया। रिवर्सल लॉ मल्टीप्लिकेशन का ही होता है, प्रोडक्ट का ही होता है ना, एडिशन का नहीं होता। तभी देखो एडिशन में कुछ रिवर्स नहीं किया था, ए बी का ट्रांसपोज लिख दिया था यहाँ पे, फिर बी ए का ट्रांसपोज लिख दिया था। ठीक है, अब क्या बात कही गई कि ए और बी दो मैट्राइसेस हैं और दोनों सिमेट्रिक भी हैं। दोनों सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब बी ट्रांसपोज विल बी बी इटसेल्फ, सो इसको बी लिख सकते हैं, और ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी, सो ए इंटू बी। यहाँ पे क्या यूज़ किया, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसलिए हम ऐसा लिख पाए। ठीक है, तो दिस इज बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी, तो यही राइट हैंड साइड मिल गया, बी ए प्लस ए बी लिखा हुआ है बस। अब इसके ऑर्डर को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस है, तो दिस इज ए बी प्लस बी ए, सो विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हो गया प्रूफ। ऐसे ही सेकेंड प्रूफ कर लेते हैं। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज विल बी नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है यहाँ पे, क्या है वो, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, सो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में अब मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज है तो रिवर्सल लॉ लगेगा, सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक हैं, तो बी ट्रांसपोज विल बी बी एंड ए ट्रांसपोज विल बी ए, सो इट विल बी बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। अब बी ए माइनस ए बी, तो इसको पलट के माइनस साइन चिपका देते हैं आगे, तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, यही अपना राइट हैंड साइड बन गया। ठीक है, सो क्या याद रखना है कि ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का सेम ऑर्डर है और दोनों सिमेट्रिक भी हैं, सो ए बी प्लस बी ए और ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आ जाते हैं अपन तीसरे, इसी में तीसरा पॉइंट, कि अगर ए बी कम्यूट करते, कम्यूट का मतलब क्या होता, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, तब ए बी भी सिमेट्रिक होता। सो इफ ए एंड बी commute then AB will be symmetric। ठीक है, कैसे, ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं कि ए बी कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट करने का मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। सो पहला जो अपन ने लिखा था वहाँ पे
दैट इज ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक। तो ये ए बी प्लस बी ए अब ए बी प्लस ए बी हो जाता, दैट इज 2ab, यानी कि 2ab सिमेट्रिक है, यानी कि ए बी भी सिमेट्रिक है। यहाँ से डिड्यूस कर लिया ये। और स्क्यू सिमेट्रिक लिखने जाते तो ए बी माइनस बी ए, तो वो ज़ीरो हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये हो जाता अपने पास ए बी माइनस ए बी, दैट इज ज़ीरो। सो ज़ीरो होता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज सिमेट्रिक ऑल्सो। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो एट द सेम टाइम सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है ना। तो इसकी बात नहीं कर रहे अभी, तो अपन केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जस्ट कंक्लूडरी स्टेटमेंट है कि ऐसा हो गया तो ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो ए की पावर के विल ऑल्सो बी सिमेट्रिक। ए की पावर के विल बी सिमेट्रिक। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ए की पावर के सिमेट्रिक है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए की पावर के का ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू ए की पावर के। ठीक है, सो लगाया यहाँ पे अपन ने। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर के का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए की पावर के मतलब ऐसे ऐसे लिखा है ब्रैकेट के अंदर ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स, के टाइम्स, और उसमें ट्रांसपोज लिया है फिर सबका मल्टी प्रोडक्ट करके। तो इसमें अगर अपन रिवर्सल लॉ लगाना शुरू करेंगे अगर, तो ये वाला ए पहले पहुंच जाएगा, फिर सेकंड लास्ट वाला ए आगे पहुंचेगा, लेकिन सब ए है तो इट डजेंट मैटर, है ना। तो ए की पावर नॉट पावर, ए का ट्रांसपोज, दैन ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, सब रिवर्स करके लगा दिया। इसको पहले लिखा है लेकिन वो सेम ए है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सो दीज मैनी ट्रांसपोजेस k times, so this can be written as a transpose to the power k। तो इसको एज ए जनरल रिजल्ट भी याद रख सकते हैं अपन कि a की पावर k है और उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। पहले ट्रांसपोज ले लो फिर पावर लगा लो, या पहले पावर लगा दो फिर ट्रांसपोज ले लो, बात बराबर है। ठीक है, अब a की पावर नॉट a की पावर, a ट्रांसपोज है तो a ही होगा क्योंकि a सिमेट्रिक है। सो a की पावर k मैट्रिक्स a टू द पावर k आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर फिफ्थ, अगर हमने ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है, यानी कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने कोई रैंडम मैट्रिक्स ली सी और ए को सी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया और सी के ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्री मल्टीप्लाई किया सी के ट्रांसपोज से और मल्टीप्लाई किया सी से, तो दिस विल बी, और मल्टीप्लाई करने के टाइम ऑर्डर ऐसे फिक्स हुए कि वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है उनका। सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स will be symmetric, will be symmetric, है ना। ब्रैकेट में लिखो if defined, if product is defined, if they are conformable to product। ये कहने का मतलब कि जैसे अगर मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2x2 की, लिख लेते हैं 0 0, यहाँ पे लिख दो 10 10, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको मल्टीप्लाई किया आजू बाजू, यहाँ पे कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लिखो, 5 8 -3 6, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज होना चाहिए, यानी कि 5 8 -3 6, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, है ना। तो बीच में सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, इसके इस तरफ एक मैट्रिक्स है और दूसरी तरफ ऐसा मैट्रिक्स है जो पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो ये सिमेट्रिक निकल के आएगा। ठीक है,
इसका प्रूफ देख लेते हैं. What you have to prove? You have to prove that C transpose A into C, इसका whole transpose is the matrix itself, that is C transpose A into C. हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने. तो यहाँ पे तो 3 मैट्राइसेस हैं, है ना, जो प्रोडक्ट में है, तो रिवर्सल लॉ लगेगा. सो ट्रीट सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ यानी कि पहले इसका ट्रांसपोज आएगा तो सी ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा ए ट्रांसपोज, और फिर सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा तो सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो सी ट्रांसपोज लिख दिया. ए ट्रांसपोज क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विल बी ए, एंड सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी सी इटसेल्फ. तो आ गया ये राइट हैंड साइड. तो ऐसे देख लिया इसको यहाँ पे मैंने. ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. कितने पॉइंट्स हो गए? तो दिस वाज आवर थर्ड नोट को रिवाइज कर लेते हैं ऐसी क्विक, कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों सिमेट्रिक हैं सेम ऑर्डर की. सो ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक. तीसरा पॉइंट, अगर ए और बी कम्यूट हो सकते हैं सो ए बी विल बी सिमेट्रिक एज वेल. उसके बाद ए की पावर के विल बी सिमेट्रिक, एंड एक मैट्रिक्स लिखी स्क्यू, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी, उसके आजू बाजू एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी सिमेट्रिक आ जाएगी. तो ये था अपना नोट नंबर 3. नाउ वी मूव ऑन टू द नोट नंबर 4. सो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी पावर के बारे में चर्चा की इस 4th पॉइंट में. स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा ये देखते हैं. तो इसमें लिखो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, then a to the power k will be symmetric or skew symmetric according to k being even or odd. सो ए की पावर के सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि के इवन है या ऑड. इसको समझते हैं कैसे, क्या बात कह दी गई. सो कंसीडर इट्स प्रूफ कि लेट एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं जो ए की पावर के है एंड ए इन दिस सिचुएशन इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया बी ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज ए टू द पावर के का ट्रांसपोज. अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले कि वैसे तो ऐसे समझ के लिखना चाहिए हर बार कि ए मल्टीप्लाई होगा ए के टाइम्स, फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल लॉ लगेगा. तो ए ट्रांसपोज और दैट विल बी ए ट्रांसपोज टू द पावर के. सो इसको अपन यहीं कहीं लिख देते हैं कि दिस विल बी ए ट्रांसपोज टू द पावर के. ठीक है. अच्छा, अब इस ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं अपन, इस ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं माइनस ए, बिकॉज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. सो दिस इज माइनस ए टू द पावर के. जब ऐसे माइनस ए टू द पावर के लगा हुआ है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर के इंटू ए की पावर के, है ना. तो अब ये के मुताबिक कि ये ऑड है या इवन, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इफ़ के इज़ इवन दिस विल बिकम, दिस मतलब कि ये बी ट्रांसपोज की बात चल रही थी, बी ट्रांसपोज विल बिकम ए टू द पावर के यानी कि बी इटसेल्फ. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और दूसरी सिचुएशन कि के इवन हो जाए, इवन सॉरी ऑड हो जाए, सो ये माइनस ही रहेगा. सो बी ट्रांसपोज विल बी
नेगेटिव ऑफ बी, तो इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। सो किसकी बात चल रही है? बी इज़ वॉट? बी इज़ ए की पावर के। तो ए की पावर के में अगर के ऑड है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर इवन है तो सिमेट्रिक। ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल है ना, कितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो क्या बात कही गई यहाँ पे कि एक n ऑर्डर की हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज कितनी हो सकती हैं? डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। चलो, ये एक n बाय n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो डायगोनल्स तो सारे यूनिक हो सकते हैं, तो डायगोनल्स कैन बी यूनिक। डायगोनल्स को भरने के कितने तरीके अपने पास? n तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपर रेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें भी कितनी आ जाएंगी? टोटल n स्क्वायर होता है, टोटल इज n स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल में निकालने के लिए अपन क्या करें? n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, दिस इज नंबर इन अपर ट्राइंगल, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो अपर ट्राइंगल में कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। तो ये भी यूनिक हो सकते हैं, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे अपन ने 5 रख दिया तो फिर इसका कॉन्जुगेट इधर 5 बनेगा। तो अपर ट्राइंगल को अगर अपन ने भर दिया यूनिकली तो नीचे वाला फिक्स्ड हो गया, वो यूनिक नहीं बचेगा। सो अपर ट्राइंगल में कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। सो कितने यूनिक हो सकते हैं? n एंड n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो आंसर इज मैक्सिमम पॉसिबल इज n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अगर, तो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, तो n प्लस 1 बाई 2। ये देखा देखा था एक्सप्रेशन लग रहा है कहीं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितनी मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज भर सकते हैं? तो मैं कहा चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या केस है कि यहाँ तो 0 0 ही आना है डायगोनल में, तो यहाँ n तरीके नहीं होंगे। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ n बाय n की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल पे तो यूनिकली एक ही एलिमेंट आना है, दैट इज़ 0, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कितना? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 लिख सकते हैं। सो टोटल क्या होगा यहाँ पे आंसर? अच्छा, यहाँ पे अगर अपन ने फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे -3 है तो यहाँ 100% 3 आएगा। अब ये इसकी लिबर्टी गई यूनिक होने की, ना यहाँ 5 नहीं लिख सकते अपन। So by fixing the entries of the upper triangular matrix, we are fixing the values of the lower triangular matrix as well. So अगर यहाँ पे काउंट कर लिया अपन ने, नीचे बस कोई तरीका नहीं है, वो तो ये फिक्स हो गया, मतलब हो गया। सो आंसर इज 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 बाई 2। इतने मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं इसमें।
ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल वर्ड हमने कहाँ सुना है? ऑर्थोगोनल वर्ड हमने या तो प्लेन में सुना है कि प्लेन ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब क्यों परपेंडिकुलर होते हैं, या कुछ कर्व सुना है ऑर्थोगोनल कर्व्स यानी कि परपेंडिकुलर, तो मैट्रिक्स कैसे परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं ज़रा। इसको वेक्टर्स के टर्म्स में याद रखेंगे हमें। सो मैं सबसे पहले वेक्टर्स के टर्म्स में ही बताता हूँ तुम्हें कि कंसीडर 3 वेक्टर्स। अपने पास एक वेक्टर है v1 जो है a1 i कैप प्लस b1 j कैप। b1 ना लिखते हुए इसको a2 लिख लेते हैं। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये अपना वेक्टर नंबर 1 है। वेक्टर नंबर 2 है a2 i कैप, नहीं a2 नहीं, b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और वेक्टर नंबर 3 है दैट इज c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर्स हैं अपने पास। तो अगर ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इफ v1 vector is perpendicular to v2 vector is perpendicular to v3 vector, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि v1 डॉट v2 कर लो, चाहे v2 डॉट v3 कर लो, चाहे v3 डॉट v1 कर लो, इन सभी के डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके सबके डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएंगे। ये कहने का मतलब ये v1 डॉट v2 क्या देगा? v1 डॉट v2 देगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो इसको एक्सपैंड करके लिखें अगर तो ये होगा a1 a2 नहीं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर इसको एक्सपेंड करें अगर तो a2 b3 नहीं, a1 b a1 c1, ये a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस, नहीं ये तो मैंने v3 डॉट v1 लिख दिया, इसमें तो b आएगा और इसमें c आएगा, तो होगा b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3, और v3 डॉट v1 में a और c आएगा, सो a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3, दीज विल बी ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अगर ये यूनिट वेक्टर्स होते, अगर v1 v2 v3 यूनिट वेक्टर होते तो v1 v2 and v3 are unit vectors as well, are unit vectors as well। सो क्या रिजल्ट निकल के आता कि इसका जो मैग्नीट्यूड है v1 का वो 1 होना चाहिए, v2 का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और v3 का भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 1। दूसरा रिजल्ट आ जाता है यहाँ से b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा रिजल्ट आ जाता है यहाँ से c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये 3 रिजल्ट आ जाते हैं अपने पास। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए 3 वेक्टर्स कंसीडर करो जो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो
बहुत आसानी से ये अपन समझ पाएंगे फिर उसके बाद। सो अगर अपन ने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखी तो उसमें कॉलम वाइज लिख दो v1 v2 v3 के एलिमेंट्स। तो दिस इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। so this is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है? जस्ट कंडीशन है कि इसके जो आई कैप जे कैप के कैप है वो हमने अरेंज कर दिए कॉलम वाइज, है ना। रो वाइज भी कर सकते हैं, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। और रो वाइज भी कर सकते हैं v1 v2 v3। यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, so a square matrix is called orthogonal if A into A transpose is equals to A transpose into A is equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स ली हमने, उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं अपन। सो राइट डाउन नोट नंबर 1 कि अगर अपने पास ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। सो दोनों साइड लिया हमने डिटर्मिनेंट, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो क्या बनेगा A इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू I का डिटर्मिनेंट। अब I का डिटर्मिनेंट हम सब जानते हैं कि ये 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट दो मैट्राइसिस के मल्टीपल में लिखा, मल्टीप्लिकेशन पे डिटर्मिनेंट है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1। दैट इज़ A डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट ही होता है, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आया अपने पास डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है या तो प्लस हो सकता है प्लस, या तो माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस 1। सो सबसे पहला कंक्लूजन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +1 और -1। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स must have डिटर्मिनेंट वैल्यू +-1, और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 या -1 होती है। ये तो होगा अपना पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा प्रॉपर्टी कि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा आ जाए कि X मैट्रिक्स इंटू वाई मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब X का इन्वर्स Y है और Y का इन्वर्स X है, इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वही उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। सो क्या मतलब? सबसे पहला तो अच्छा, ये ऐसे कोई ऐसे लिख दे कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I, तो एक कंडीशन होती है कि A का डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी ज़ीरो, है ना। लेकिन यहाँ तो डेफिनेशन के मुताबिक ही दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब कि इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे।
तो क्लियरली ए का जो मॉड्यूलस है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मॉड्यूलस का मतलब डिटर्मिनेंट, और वो है भी नहीं, वो तो +-1 है। सो ऑर्थोगोनल क्या लिखें यहाँ पे अपन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। 2 पॉइंट लिखना है अपन को यहाँ पे। इज इन्वर्टिबल कहाँ से आ गया ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो। और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स कैसे आ गया, ये एक्सप्रेशन देख के कि अगर दो मैट्राइसिस का प्रोडक्ट इन आइडेंटिटी दे रखा है, इसका मतलब एक दूसरे का वो इन्वर्स है। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये बात अपन को याद रखनी है। दिस इज़ ओनली फॉर ऑर्थोगोनल, किसी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं होता ये, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। ये समझ में आया ना, ये कैसे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ आएगा। ए अगर ऑर्थोगोनल दी हुई है और उसका इन्वर्स कहीं आ गया तो हम तुरंत उसको ए ट्रांसपोज लिख देंगे, या ए ट्रांसपोज लिखा है और इन्वर्स की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसको ए इन्वर्स लिख देंगे। फिर आ जाते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे। देखो इसको ऐसे, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही चौथा नहीं तीसरा पॉइंट है ये। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ए है यहाँ पे, उसको लेट से अपन ने कहा बी, ठीक है, नहीं ए ट्रांसपोज को बी कह दिया। सो ए क्या होगा, ए होगा बी, ये तो एक दूसरे के वो हैं, ट्रांसपोज हैं। मतलब चाहे ए ट्रांसपोज पहले लिख लो चाहे बी ट्रांसपोज पहले लिख लो, तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई इनसिग्निफिकेंट है ऑर्डर, है ना। जैसे अगर कोई कहे कि यार बी ट्रांसपोज इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो क्या बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे हाँ, है ना। ये इन मटेरियल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखो चाहे बी ट्रांसपोज इंटू बी लिखो, बात बराबर है। तो कहने का मतलब कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो बी ए अगर ऑर्थोगोनल है तो बी भी ऑर्थोगोनल होगा, या दूसरे शब्दों में ए अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। तो यहाँ क्या कंक्लूजन है कि इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल, ए इज़ ऑर्थोगोनल, देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो फिर से एक बार सारे पॉइंट समझते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका डिटर्मिनेंट निकल के +-1 ही आएगा, और ए ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होगा। ये 2 पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट तो कॉमन सेंस को किल कर रहा है मेरे हिसाब से। फिर एक और पॉइंट समझते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। सो आइडेंटिटी इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है उस डेफिनेशन को। क्या है डेफिनेशन, ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू आई। सो आई इंटू आई ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू आई होना चाहिए, जो कि होता भी है, क्योंकि आई ट्रांसपोज जो है दैट विल आई इट सेल्फ, दैट विल बी आई इट सेल्फ। सो दिस इज आई इंटू आई इक्वल्स टू आई। सही बात है ये। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ये भी सही बात है। आई की पावर के इज इक्वल्स टू आई, सो आई इज इक्वल्स टू आई। सो आई इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बात हमें याद रखनी है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि कंसीडर दो मैट्राइसेस हैं ए और बी, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर एन है, सेम ऑर्डर की एन ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्राइसेस, और दोनों ही ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, ए और बी दो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों ही ऑर्थोगोनल है। सो देन ए बी will also be orthogonal matrix। ए बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी।
ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि लेट से ए बी को हम सी बोल देते हैं। लेट सी इज इक्वल्स टू प्रूव दैट सी यानी कि ए बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट सी इंटू सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। सो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड सी इंटू सी ट्रांसपोज, दैट इज सी के लिए क्या लिखें, सी के लिए लिखें ए बी, ये लिख दिया ए बी। ठीक है, फिर सी की जगह फिर ए बी, अब लगा दिया ये रिवर्सल वाला इस पे। सो इसको तो एज इट इज़ लिख दिया ए बी, और अगले ए बी पे लग गया रिवर्सल, सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये लिख गया अपने पास। अतः क्या दिया हुआ है सिचुएशन कि बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो बी इंटू बी ट्रांसपोज विल बी आइडेंटिटी। सो ये हो गया अपने पास ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए इंटू आई भी आइडेंटिटी, ए इंटू आई विल बी ए इटसेल्फ। आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करो किसी भी मैट्रिक्स के साथ, वही मैट्रिक्स बन जाता है, तो दिस विल बी ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब अगेन ए भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी आई, और ये राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था। सो हो गया प्रूफ। एब्जॉर्ब करो इसको। ठीक है, अब इसके कैलकुलेटिव पार्ट पे चलते हैं, जो वेक्टर वाली चक्कर बताया था ऊपर, उस पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 6th पॉइंट, एंड लेट a is equals to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्थोगोनल है। दिस इज ऑर्थोगोनल। अच्छा, अब ये जो पार्ट देखने जा रहे हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3D और जब वेक्टर पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के तहत अपन समझेंगे कि ये प्लेन या 3 सेट ऑफ लाइंस क्या एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपन। तो ये अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब देन ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू आई। तो अब मेहनत करके अपन यहाँ पे ए ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज इज, मतलब वो तो अपन ऐसे ही लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, हिम्मत करके ए को लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लिख दिया ए, और उसके बाजू में ए ट्रांसपोज लिखेंगे, और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे लिखना है आइडेंटिटी। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ पे क्या लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये लिखना है हमें। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों का। सो मल्टीप्लिकेशन करना किया शुरू। सो यहाँ पे a1 फिर a2 a1 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 स्क्वायर, सब अपना अपना करो और बस मेरा चेक करो कि सही लिख रहा हूँ कि नहीं। सो यहाँ पे आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, अगले में आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। फिर अगले में आएगा a1 c1 a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। फिर यहाँ पे b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, बीच में आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर।
सिमिलरली यहाँ पे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3, A1 B1 A2 B2 A3 B3, सेम आ गया, मतलब जो यहाँ आया था वही यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, और यहाँ पे C और A का चक्कर आएगा, तो यहाँ पे आ गया A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, और यहाँ पे C और B का आ जाएगा, तो B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, ठीक है। सो इसको किससे इक्वेट करना है अपन को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी कि ये वाली और ये वाली चीज़ 1 के बराबर होनी चाहिए, इसके अलावा जो जो चीज़ें बची वो 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये और ये तो सेम ही है, ये और ये सेम है, और ये सेम है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो तो होती है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो क्या कंक्लूजन है यहाँ से कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, क्यूब क्यों चिपका दिया, A3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड A2 स्क्वायर नहीं, ये तो हो गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक तो ये कंक्लूजन, और दूसरा कंक्लूजन A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल्स टू 0, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 इज इक्वल्स टू 0 एंड B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला कहाँ से जनरेट हो सकता है? ये वाला जनरेट हो सकता है V1 डॉट V2 से, सो V1 डॉट V2 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला कहाँ से जनरेट हो सकता है? ये जनरेट हो सकता है V1 डॉट V3 से, सो V1 डॉट V3 इज इक्वल टू 0। ये वाला जनरेट हो सकता है V2 डॉट V3 से, V2 डॉट V3 इज इक्वल टू 0। इसको अपन ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को कि ये यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये V2 के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे V3 के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, और ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तभी इनके डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे हैं। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन कि वो तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से कंक्लूजन निकला V2 वेक्टर का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से V3 वेक्टर का magnitude is equals to 1. So we can treat this matrix as a representation of three mutually perpendicular vectors, three mutually perpendicular unit vectors. अच्छा, ये रो वाइज जमा है अपन ने, तो ऑर्थोगोनल में अपन ने एक चीज़ पढ़ी कि अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता, तो कॉलम वाइज भी जमा लेते अगर, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ठीक है, सो रो वाइज जमाओ या कॉलम वाइज जमाओ इन वेक्टर्स को, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी। सो वी विल राइट डाउन दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट कि रोज और कॉलम्स ऑफ a 3 by 3 orthogonal matrix can be treated as three mutually perpendicular unit vectors। तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि वो तीन
यूनिट वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे रो वाइज जमा लो चाहे कॉलम वाइज जमा लो, और वो तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट यानी कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। सो लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी डी चार नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, और ये दोनों ही बराबर हैं 1 के, एंड ए सी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 0। ए सी और बी डी का सम 0 है। देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस सी डी। ठीक है, वैसे तो इसी टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसलिए अपना दिमाग चल जाएगा। लेकिन इमेजिन करो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, तुमने मैट्रिक्स वैट्रिक्स कुछ मतलब कुछ एंटीसिपेशन नहीं है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। सो अगर तुम इसको देखो सब केवल इक्वेशंस के टर्म्स में, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो दो इक्वेशन यहाँ पे है और एक इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, सो टोटल वी हैव 3 इक्वेशंस, और हमें आंसर जो फाइंड करना है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स हैं। तो देयर इज नो पॉसिबल वे टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी यूनिकली, है ना। 3 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल्स हैं, तो कतई तौर पे अपन ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करने की तरफ तो अग्रसर नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि ये इस मैट्रिक्स वाले सेगमेंट में ही पढ़ रहे हैं अपन, तो समझते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है, यानी कि अगर एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स ए और बी है, दूसरा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट सी और डी है, तो वो दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स होंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ए सी प्लस बी डी, तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे क्या है ए सी प्लस बी डी, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ सी के साथ और बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ डी के साथ, और उनको ऐड कर दिया तो वो 0 आ रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, यूनिट वेक्टर्स है। सो एक वेक्टर को लिख दिया अपन ने v1 इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और दूसरा वेक्टर लिख दिया सी आई कैप प्लस डी जे कैप, सी आई कैप प्लस डी जे कैप। सो क्लियरली अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपन v1 डॉट v2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाली चीज़ ए सी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से प्रूव होता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, v1 इज परपेंडिकुलर टू v2। फिर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, सबसे पहले v1 का मैग्नीट्यूड लिया, तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दिया हुआ है, सो दिस इज़ 1। सिमिलरली v2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, v2 का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या दिया हुआ 1, तो ये भी 1। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो लिखे हुए हैं, दीज आर यूनिट वेक्टर्स एंड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में जमाया जा सकता है। तो बनने का ठीक है, जमा दो। यहाँ भी जैसी मर्जी, वैसे किसी की मर्जी है कि वो जमाना चाहता है कॉलम वाइज, किसी की मर्जी है रो वाइज, तो जैसी मर्जी जो मूड में आ जाए, तो अपने मूड में आकर चलो रो वाइज जमा देते हैं। सो कैसे जमाएं ए बी सी डी को, ए बी एंड सी डी, और ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑर्थोगोनल। सो दिस इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना मतलब क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस सी डी। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि ये देखना है अपन को। तो अपन कहा चलो अगर कोई रैंडम तीसरा वेक्टर मान लेते अपन v3 और v4, और उनको ऐसे कॉलम वाइज जमाते, तब भी ऑर्थोगोनल होना था, यानी कि ये v3 और v4 भी यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से v3 वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर,
तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड V3 और V4 एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, सो यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 0। यही फाइंड करना है अपन को। ए बी प्लस सी डी 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो गया। दीज आर आवर आंसर। तो ये अभी तुमने तुरंत क्लिक कर लिया ऐसे, क्योंकि अपन वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि कोई जो टॉपिक वॉपिक नहीं पढ़ा है अपने पास, ये फुल सिलेबस टेस्ट में सब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब अपन को ये क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि चाहे रो वाइज लगा दो तुम तब भी वो यूनिट वेक्टर्स रहेंगे, या कॉलम वाइज लगा दो तब भी वो यूनिट वेक्टर्स रहेंगे। सो रो वाइज के फॉर्म में गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कॉलम वाइज के फॉर्म में हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो वी हैव फाइंड अल्फा बीटा गामा if a given matrix that is 0 2 beta gamma alpha beta minus gamma alpha minus beta gamma is orthogonal ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा हमें फाइंड करना है। सो हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे कि किस टाइप से इसको अनफोल्ड किया जाए कि हमारी बात बने। कि अगर हमने 3 वेक्टर्स ऐसे कंसीडर किए तो देखना क्या आएगा अपने पास। 0 स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। सेकेंड से क्या आएगा, सेकेंड से आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और तीसरे से आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये रो वाइज अनफोल्डिंग की तो ऐसी सिचुएशन बनी। कॉलम वाइज करते तो कॉलम वाइज करते हैं, ये कॉलम और ये कॉलम। तो 0 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से 2 बीटा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और फिर तीसरे कॉलम से गामा स्क्वायर प्लस माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस लिखी हैं ये ट्रू है, एकदम सही है, और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन हम किससे इन्फॉर्मेशन अपने ज़्यादा आसान कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस में रिस्पेक्टिवली पहली में अल्फ़ा ही है, दूसरी में बीटा ही है, और तीसरी में गामा ही है। इनको अगर अपन को एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के लिए, तो फिर कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा बीटा गामा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड ही है, सो हम इसको कॉलम वाइज ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कॉलम वाइज ही अपन को एक्सट्रैक्ट करना है, वो देख के ही चमक जाना चाहिए कि अगर ऐसे खोलेंगे तो ये बनेगा, अगर कॉलम वाइज खोलेंगे तो एक ही वेरिएबल आएंगे सभी इक्वेशंस में, फिर डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ से। सो फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या आया यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर इससे देखा 2 बीटा स्क्वायर यानी कि 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज 6 बीटा स्क्वायर। तो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट गिव्स बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1/√6। सो बीटा की यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर यहाँ से गामा देख लेते हैं। सो हेयर इट इज़ गामा स्क्वायर, नेक्स्ट हेयर इट इज़ ऑल्सो गामा स्क्वायर, एंड हेयर इज़ ऑल्सो गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, that is 3 gamma square. So we have here 3 gamma square, that is equals to 1. So gamma is equals to plus minus 1/√3. ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई 2, बीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई, और गामा की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अच्छा कोई सोच रहा हो कि इसमें वो डॉट प्रोडक्ट वाली इंफॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल
कर सकते हैं, लेकिन कोई यूज़ नहीं है उसका, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट करने जाएंगे अपन इस वाले वेक्टर और इस वाले का। सो पहला कंपोनेंट 0 इंटू दिस थिंग, सो दिस विल बी 0, देन अल्फ़ा इंटू बीटा, और फिर तीसरा अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा। सो वो तो ज़ीरो ही आ रहा है। सो v1 डॉट v2, v2 डॉट v3, और v1 डॉट v3 ज़ीरो ही आ रहा है, और उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ भी नहीं है यहाँ पे। सो मतलब कहने का मतलब कि वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है अपन को जो अपने काम की हो। जैसे अगर लिखने बैठ गए अपन कि चलो ये v1 था, ये v2 था, ये v3 था, ठीक है, ये वेक्टर्स थे अपने यूनिट वेक्टर्स, और हमारा दिमाग चला गया हम लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट। होने भी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो ये सब पॉसिबल है। तो हमने कहा चलो लिखते हैं v1 डॉट v2। सो v1 डॉट v2 लिखेंगे तो 0 इंटू टू बीटा दैट इज़ 0, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, देन अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा अल्फ़ा, तो ये 0 आ रहा है, तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है सिचुएशन। फिर v2 डॉट v3 करेंगे, सो टू बीटा इंटू गामा, तो टू बीटा गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा गामा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ये भी होनी ही चाहिए सेटिस्फाई। फिर v1 डॉट v3 कर लेंगे, सो ज़ीरो इंटू गामा, so दैट इज़ ज़ीरो, फिर अल्फ़ा इंटू माइनस गामा, सो माइनस अल्फ़ा गामा, और अल्फ़ा इंटू गामा, तो ये ज़ीरो आ रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई अपने लिए यूज़ नहीं है, हालांकि सही बैठ रहा है, मतलब कि वेरीफाई हो रहा है कि हाँ ऑर्थोगोनल है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपना काम तो केवल इससे चल रहा था, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे अल्फ़ा अगर अपन ने यहाँ पे लिया है, दो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका ये कतई मतलब ऐसा कतई मतलब नहीं है कि जब यहाँ पे हमने प्लस 1/√2 लिया हो तो यहाँ पे भी प्लस लेना है, ऐसा नहीं है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, ये तो बीटा की उसने करस्पॉन्डिंग हर बीटा के लिए सेटिस्फाई है, दो बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, तो बीटा चाहे +1/√6 ले लो या -1/√6 ले लो, बात बनेगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे अल्फ़ा रखा 1/√2 और यहाँ पे अल्फ़ा रख दिया -1/√2, ऐसा नहीं करना है। जो अल्फ़ा है यहाँ पे वही अल्फ़ा आएगा, तो यहाँ पे प्लस रख दिया मान लो अल्फ़ा, बीटा नेगेटिव रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। सो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, टोटल कितनी मैट्राइसेस बन सकती हैं, अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, बीटा की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, गामा की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस इज़ 2 इंटू टू इंटू टू, दैट इज़ 8। ऐसी 8 मैट्रिक्स लिख सकते हैं अपन, जैसे पहले अल्फ़ा को लिख लिया 1/√2, बीटा को 1/√6 और गामा को 1/√3, फिर अल्फ़ा को लिख लिया -1/√2, फिर बीटा को 1/√6, गामा को 1/√3, ऐसे विभिन्न कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ पे 8 मैट्राइसेस लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब पहुँचते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and it is adjoint of a matrix. So next topic is adjoint of a matrix and inverse and inverse, ठीक है। तो मैट्रिक्स का एडजॉइन हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बेसिस पे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। सो कंसीडर करो कि एक मैट्रिक्स है अपने पास, कुछ भी रैंडम मैट्रिक्स लो, 1 2 3 5 -7 8 11 0 6, ठीक है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है ये। तो अगर इसके कोफैक्टर्स लिख के अपन ने मैट्रिक्स लिख दी, सो दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो अगर ए मैट्रिक्स है ये, सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी अ मैट्रिक्स विच इज मेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, और उसके एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर्स लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, सो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा
-7 into 6 that is -42, -42 -0, so -42। और क्योंकि ये ai है, a11 है, तो पावर क्या चढ़ाएंगे अपन, -1 टू द पावर -1 टू द पावर 2, तो ये -42 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स लेके मैट्रिक्स बना दी। तो C11, C12, C13, C22, C23, नहीं C21, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होती है कि हमने एलिमेंट्स लिए मैट्रिक्स के और उसके रिस्पेक्टिव कोवेक्टर्स लिख डाले उसके स्थान पर। ठीक है, जैसे A11 के स्थान पे C11 आ गया, A11 का कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे डिफाइंड होता है ये तो अपन को पता ही है, Cij इज डिफाइंड एज -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Aij, यानी कि Aij नहीं, मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं ना, जैसे इसको हटाओ और इसको हटाओ और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ऐसे लिख दो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा। तो ये -1 आता है इस पर कोफैक्टर में, है ना, ये माइनर होता है। ये माइनर में जब -1 टू द पावर i प्लस जे करते हैं तो कोफैक्टर बन जाता है। जैसे अब मैं एक का लिख के बताऊँ तुम्हें, कंसीडर दिस थिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज A31, तो वी आर राइटिंग C31, ये वाली चीज़ लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या करें, -1 की पावर 3 + 1 दैट इज़ 4 चढ़ा दो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखो, वो क्या होगा, 2 × 8, इसको दबा दो और इसको दबा दो, तो बचा क्या, 2 × 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 × 3, सो 2 8 -7 × 3, so -1 to the power 4 is 1 itself, then 2 8 is 16, -21, -21 +21, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 37, तो मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज़ 37। ठीक है, बस समझ गए ये बात। तो सबसे पहले तो अपन को एडजॉइंट समझना, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट वो मैट्रिक्स है जो कोफैक्टर्स से बन गया है। सो ऐसे लिख दो यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ अ मैट्रिक्स formed by respective cofactors of the given matrix A। अच्छा, एक बात मैं इनकम्प्लीट बताई, इसमें इसका ट्रांसपोज भी लेना होता है, तो ये एडजॉइंट ए नहीं है, ये एक्चुअली एडजॉइंट का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो कोफैक्टर लेने के बाद अपन को ट्रांसपोज लेना होता है, मतलब कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज डिफाइन कर दिया मैंने ये। सो सबसे पहले तो अच्छा, इसको फॉर्मली लिखता हूँ मैं मैथमेटिकली, कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ गिवन बाय Aij, जहाँ पे उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, है ना। सब ये जो एडजॉइंट और इन्वर्स, ये सब जो इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी, ठीक है, लेकिन जो एडजॉइंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अपन निकालते हैं। तो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज़ गिवन बाय Aij n क्रॉस n, वी डिनोट adjoint of A as Adj of A। ये कहीं पे ऐसा लिखा दिख जाए, इसका मतलब कि वी आर मेंशनिंग एडजॉइंट ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड एज क्या करना है कि सारा कोफैक्टर्स के थ्रू एक मैट्रिक्स बना दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज
कोफैक्टर के द्वारा मैट्रिक्स बना दी गई और फिर उसका एक ट्रांसपोज ले लिया गया। सो जो ऊपर मैंने बात बताई थी गहराई से, उसमें ये नहीं बता पाया कि इसका ट्रांसपोज भी लेना है अपन को। सो ये जो लिखा है ना, ये तो एक्चुअली में एडजॉइंट का ट्रांसपोज है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स लो, मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स लिखो और फिर उसका ट्रांसपोज लिख लो। जैसे एग्जांपल लिख के देखते हैं, एक दो कॉन्क्रीट हो जाएगा ये, कि ए इज गिवन एज 2503, ठीक है। हमें इसका एडजॉइंट लिखना है। सो एडजॉइंट लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, पहले तो रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना दो और उसका ट्रांसपोज लिख दो। सो अब ऐसी सिचुएशन में तो कोफैक्टर बहुत ही ईजी होता है 2/2 में। तो क्या करना रहता है ऐसी सिचुएशन में, ये तो 1 है, 1 A11 और ये A22, तो ये बनाएगा इवन पावर जनरेट करेगा और ये भी इवन पावर जनरेट करेगा, ये ऑड पावर जनरेट करेगा और ये ऑड पावर जनरेट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ तो माइनस आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसको 2 को दबा दिया अगर तो 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 5 और प्लस ही, क्योंकि वो इवन पावर है 1 की। उसके बाद 5 को दबा दिया यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। यहाँ पे 0 को दबा दिया तो -3 आ जाएगा, सो -3। और यहाँ पे 3 को दबा दिया तो 0 आ जाएगा, तो -0। अब इसका ट्रांसपोज लिखना है अपन को, वो एडजॉइंट होगा। तो ट्रांसपोज यानी कि 5 - 3 एंड 0 2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एक 3/3 का लिख देते हैं कि एक मैट्रिक्स है 1 -1 0 3 2 1 4 -2 -3, इसका एडजॉइंट लिखना है अपन को, ठीक है। ठीक है, एडजॉइंट लिखना चाहते हैं हम इसका। तो एक 3/3 मैट्रिक्स होगी जो कोफैक्टर से बनेगी और उसका फिर अपन ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस अभी डिसाइड कर लेते हैं ताकि टेंशन ना रहे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। सो अब अपन को माइनर लिखने हैं जस्ट, तो ए 1 को दबा दिया, सो 2 × -3 दैट इज़ -6, -6 माइनस -2 तो दैट इज़ -4, यहाँ आएगा -4। ठीक है, फिर इसका देखा तो इसको दबा दिया, तो ये 3 × -3 दैट -9, -9 -4 सो दैट इज़ -13। उसके आगे एक माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो। फिर उसके बाद तीसरा, यहाँ पे 3 × -2 -6, -6 दैट इज़ -12। तो गलती पकड़ना है ना। फिर आ गया अपन 3 पे, फिर माइनस ये 3 -0 तो ये आ गया 3। फिर यहाँ पे आ गए तो ये आ गया अपने पास -3 0 सो -3। फिर इस पे आ गए तो ये आ गया अपने पास -2 + 4, -2 + 4 इज़ +2। फिर यहाँ पे 4 को लिखा, -1 -0 तो यहाँ पे -1। फिर -2 1 × 0 1। फिर यहाँ -3 2 + 3 दैट इज़ 5। तो ये बन के आया अपने पास। इसका ट्रांसपोज लेना है, ये -4, ये -13 दैट इज़ +13, ये -12, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ -1, यहाँ पे +5। अब इसका ट्रांसपोज लेना है अपन को, तो लिया ट्रांसपोज, -4 13 -12, फिर -3 -2, देन -1 -1 +5। ये आ गया आंसर फाइनली। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए से अपन इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स।
inverse of A. So inverse of A is defined as mathematically A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. That's it. कि adjoint लिखो और उसको डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से. तो जैसे इसी क्वेश्चन में अपन A इनवर्स निकालते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे किधर गया क्वेश्चन, ये रहा था क्वेश्चन. तो ए इनवर्स निकालना है तो क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए तो आ चुका है, डिवाइडेड बाय ए इनवर्स करना है, डिवाइडेड बाय ए का मैट्रिक डिटर्मिनेंट करना है. तो यहाँ पे अपन ने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया. तो निकालना अपना अपना देखना सही है कि नहीं. 1 इंटू -6 + 2 देन -1 तो +1 3 -9 -4 देन 0. तो ये हो गया अपने पास -4 -13 तो दैट इज़ -17. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास -17 आया है. तो अगर -17 से डिवाइड कर दें इसको, सो व्हाट इज़ ए इनवर्स. ए इनवर्स इज adjoint of A divided by determinant of A, that is adjoint of A divided by -17. ठीक है. तो कैसे लिखें इनवर्स. adjoint of A है, -17 से डिवाइड करना है, हर एलिमेंट -17 से डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी 4/17, 3/17, 1/17, then -13/17, 3/17, 1/17, then 12/17, then 2/17, then -5/17. ये इन्वर्स आ गया. सो एडजॉइंट निकल के आ गया तो बस इन्वर्स तो आ ही जाएगा आसानी से. ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स का. अच्छा, तो ये तो मैथम इंजीनियरिंग प्रोसेस है इसका कि ऐसे ऐसे करके निकालते जाओ. हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी इन्वर्स निकालने के लिए आना चाहिए. ठीक है. सो उसकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. उसको अपन देखेंगे अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन से. सो इतना ही करते हैं, आज होमवर्क पे जाते हैं. अभी करना ही पड़ेगा तुम्हें क्योंकि कल मॉर्निंग में क्लास है. सो होमवर्क इज, अच्छा आज मंडे ना, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है. कल मैंने फिजिक्स की क्लास रख दी है सुबह. सो तुम आराम से कर सकते हो. इलस्ट्रेशन 9.41 से लेके, मतलब ये एडजॉइंट वाला सेक्शन है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाला सेक्शन है. 9.41 से लेके 9.57 तक. ये कितने क्वेश्चंस हुए, 17 क्वेश्चंस. एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9.4, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं. तो टोटल 17 और 7 24 क्वेश्चंस हैं. 24 क्वेश्चंस करने में तुम्हें 1.5 घंटा लगना चाहिए. ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे. थैंक यू. ठीक है, बाय सर. बाय बाय.